नमस्कार दोस्तों। इंडिया की डेमोक्रेसी को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं आजकल के फॉरेन मीडिया में। इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर एक पूरी बहुत डिबेट चल रही है कि क्या डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर में ख़त्म हो गई है या क्या डिक्टेटरशिप आ गई है इंडिया के अंदर में। ये सारी चीज़ें काफ़ी चल रही है, आपको भी पता है। अब उन्हीं सबों के बीच में जो यूएस के एम्बेसडर है एरिक गारसेटी, वो इंडिया में जो यूएस के एम्बेसडर इंडिया में है एरिक गारसेटी, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी तरीके से मतलब एक मुंह तोड़ जवाब दिया है उन लोगों को जो कि इंडिया की डेमोक्रेसी को क्वेश्चन करते हैं। अब एक्चुअल में हुआ क्या है कि एरिक गारसेटी बेसिकली एक इवेंट में गए हुए थे। ये इवेंट काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक थिंक टैंक है, अमेरिकन बेस्ड थिंक टैंक है, इसका एक इवेंट था। उसमें उनसे इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में अगेन कुछ सवाल पूछे गए। ये सवाल को जब पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया इसका वो आप सुन करके सोचेंगे कि ये उन लोग को जवाब है जिन लोगों ने इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर एट द फर्स्ट प्लेस क्वेश्चन उठाया था। उन्होंने कहा कि बहुत सारे केसेस में जो इंडियंस हैं वो हम अमेरिकन से कई गुना बेटर हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिया की डेमोक्रेसी की बात करते हो या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हो इंडिया के अंदर में, तो ये जो इंडिया के अंदर में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, इंडिया जो डेमोक्रेसी है आज की डेट में, वो जैसे ही 10 साल बाद भी ऐसी डेमोक्रेसी रहेगी और ये एक बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है इंडिया। अब ये सारी चीज़ें उन्होंने तब कही हैं और ये सारे सवाल जो उनसे तब पूछे गए हैं जब इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों उठ रहे हैं, आप सबको पता है कि इस पूरे मामले को कनाडा ने खड़ा किया। हुआ क्या कि एक खालिस्तानी था जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, और इस हरदीप सिंह निज्जर की डेथ हो गई थी कनाडा के अंदर में। अब ये खालिस्तानी था तो इसके कई सारे गैंग्स के साथ भी इन्वॉल्वमेंट थी, कई सारे मतलब ये लोग बॉर्डर से सामान भी इधर उधर करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसमें किसने इसको मारा किसी को अभी तक पता नहीं चला। मनी लॉन्ड्रिंग में भी इसका नाम आया था कई बार। तो खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की डेथ होती है कनाडा के अंदर में, और वहाँ से शॉकिंगली कनाडा गवर्नमेंट जो है इसके लिए इंडिया को दोषी मानती है, या मानती है कि इसमें कहीं ना कहीं इंडिया की गवर्नमेंट या रॉ का इसमें कहीं ना कहीं हाथ था। इंडिया ने सीधे से सिरे से उस चीज़ को नकार दिया था। कनाडा ने पहले भी इंडिया को कई मामलों में घसीटा था, जैसे कनाडा के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे 2021 के, तो कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया इंडिया के ऊपर कि इंडिया ने हमारे इलेक्शंस को रिग्ड करने की कोशिश करी। हालांकि जांच हुई इसकी प्रॉपर और बाद में फिर इंडिया को क्लीन चिट मिली और पता चला कि चाइना ने उनके इलेक्शंस में इंटरफेयर किया था। तो इस तरीके से कनाडा ऐसे इल्ज़ाम इंडिया के ऊपर लगाता रहा है। तो अब हुआ क्या, इस हरदीप सिंह निज्जर का जो केस है इसमें रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले 3 इंडियंस को गिरफ्तार किया गया, 3 इंडियन नेशनल्स को इसमें पकड़ा गया। और उन्हीं 3 इंडियन नेशनल्स के अरेस्ट को लेकर के बार बार इंडिया पर क्वेश्चन उठाया जा रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट का इसको मारने में हाथ है। उसी के बाद यूएस ने इन सारी चीज़ों के बीच में कूदा। यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये बयान आया कि इंडिया को इस पूरे मामले को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और कहीं ना कहीं इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो अब थोड़ी सी रिग्ड होती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस हैं उसके ऊपर जगह जगह पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट बोलता है, और उसके 3 दिन बाद ठीक एरिक गारसेटी एक इवेंट में जाते हैं। और एरिक गारसेटी यूएस के एम्बेसडर हैं, कोई ऐसे वैसे व्यक्ति तो है नहीं, वो एक ऑफिशियल व्यक्ति हैं यूएस के। वो जाते हैं और इवेंट के दौरान वो पूरी चीज़ बोलते हैं कि इंडिया जो है वो कई मामलों में अमेरिकन से बेटर है। उसके बाद अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करें तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में उन्होंने इंडिया के इलेक्शंस के एग्जाम्पल भी दिया और उसको यूएस से कंपेयर भी किया। उन्होंने एक इमेज दिखाई, मतलब उन्होंने एक इंस्टेंस बताया। मैं आपको इमेज के थ्रू बता रहा, जैसे आप देख रहे होगे कि ये गाड़ी है और इसकी चेकिंग हो रही है, और ये चेकिंग कब हो रही है, इलेक्शंस के दौरान हो रही है। आपको पता है आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आप अपनी गाड़ी में या आप अपने साथ 50,000 से ज़्यादा कैश कैरी नहीं कर सकते। तो इसी कैश को कैरी ना करने के जो नियम है इसको उन्होंने सेंटर में रखते हुए बोला कि इंडिया में एक रूल है कि आप 50,000 से ज़्यादा कैश कैरी नहीं कर सकते, विच इज़ अ वेरी गुड रूल। और उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि इंडियन डेमोक्रेसी कितनी वाइब्रेंट है और कितनी स्ट्रांग है। हम इंडिया कितना इंश्योर करता है कि उनकी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। और फिर उन्होंने इसको कंपेयर किया यूएस के साथ में। उन्होंने कहा कि यूएस में एक देश है, यूएस में एक सिटी है फिलाडेल्फिया, और वहाँ पर फिलाडेल्फिया में ये चीज़ फेमस है कि आप पैसों से वोट खरीद सकते हो बहुत ईजिली, और उस चीज़ को कोई रोक नहीं पाता है। तो यूएस में आज भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करो, तो बहुत सारी चीज़ों में इंडिया जो है वो कई गुना बेटर है यूएस से। उसके बाद कहते हैं वो बहुत शॉकिंगली ये चीज़ बोलते हैं, और ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं। तो आप समझ सकते हो कि यूएस का एक ऑफिशियल पर्सन जब इंडिया के बारे में ऐसी चीज़ें बोल रहा है, इनफैक्ट जबकि स्टेट डिपार्टमेंट उसके अलग व्यू रखता है, तब वो ऐसी सारी चीज़ें बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि इंडियन डायस्पोरा कितना स्ट्रांग है आपको, और कितना ज़्यादा यूएस को ज़रूरत है इंडिया की। अभी आपको आगे समझ में आएगा ये सारी चीज़ें।
उसके बाद क्या होता है कि वो कहते हैं कि अगर आप इंडिया को दूर से देखते हो, हम लोग बाहर बैठ के, फॉरेन मीडिया बाहर बैठ के देखता है, तो फॉरेन मीडिया जो है वो इंडियन डायस्पोरा को एक तरीके से एक बहुत सेंट्रलाइज स्टेट की तरह देखता है। बट एक्चुअली में इंडिया में जो स्टेट्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। और कई स्टेट्स तो ऐसे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट भी डिफरेंट है, मतलब सेंटर में कुछ और गवर्नमेंट है और स्टेट में कुछ और गवर्नमेंट है। फिर आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं कुछ, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर वेस्ट बंगाल के स्टेट को देख सकते हो, फिर बिहार में देखा आपने, अभी तो खैर वो मिल गए हैं। और फिर उसके बाद मतलब कई सारे स्टेट्स का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इन स्टेट्स में एक स्ट्रॉन्ग स्टेट गवर्नमेंट है, राजस्थान में जैसे इन सब स्टेट्स में स्ट्रॉन्ग स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन वो सेंटर से अलग रही है और तब भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी करती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर का क्रिटिसाइज़ करती हैं, पीएम को क्रिटिसाइज़ करती हैं इन सारी चीज़ों में। और फिर भी आप उनकी डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठा रहे हो, आप उसको यूएस से कंपेयर कर रहे हो। क्या यूएस में कोई जो बाइडेन को खुले आम क्रिटिसाइज़ कर सकता है? नॉट पॉसिबल। आप किसी और कंट्री के में चले जाओ, उन्होंने चाइना का एग्जाम्पल दे दिया उसमें, और उन्होंने रशिया के बारे में बोल दिया, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उनके बोलने का मतलब ये था कि इंडियन डेमोक्रेसी आज भी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग है और कल भी, अगले 10 साल बाद भी ये डेमोक्रेसी उतनी ज़्यादा ही स्ट्रांग रहेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप देखो इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को, तो यूएसए की कुछ प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ हैं और यूएसए हमेशा उन प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ के साथ में खड़ा रहता है, उससे पीछे नहीं हटता है। बट अगर हम बात करें जियोपॉलिटिक्स पर, जियोपॉलिटिकल लेवल पर, तो क्या यूएस का सिर्फ वही काम है? क्या हमारा और इंडिया का रिलेशनशिप सिर्फ वही प्रिंसिपल और वैल्यूज़ के ऊपर है? यहाँ पर वो सीधा सीधा वर्ड बोल रहे थे, वो इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। वो बात कर रहे थे कि किस तरीके से दोनों कंट्री क्लोज आ सकती हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करके और एक दूसरे के इंटरेस्ट में काम कर सकती हैं। सीधा सीधा उनका मतलब इस चीज़ का यही था। तो उन्होंने कहा नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, हमारा जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ के ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक ख़राब डिप्लोमेसी होगी, ये एक बैड डिप्लोमेसी होगी, बल्कि हम तो चाहते हैं एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना। उसके बाद उन्होंने कहा और 21st सेंचुरी में ये इंडिया और यूएस का जो रिलेशनशिप है ये सबसे ज़्यादा डिफाइनिंग रिलेशनशिप होगा। उन्होंने कंपेयर किया हर उस कंट्री से जो अभी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें रशिया और चाइना प्रमुखता से खड़ी हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा वो उनको ही सिग्निफाई कर रहे थे। तो उन्होंने कहा 21st सेंचुरी का सबसे डिफाइनिंग रिलेशनशिप अगर कोई होगा वो इंडिया और यूएस का होगा। नाउ दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है ना। आप देखते हो एक तरफ स्टेट डिपार्टमेंट यूएस का जो है वो इंडिया की डेमोक्रेसी पे सवाल उठाता है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर सवाल उठाता है, ठीक, वो हरदीप सिंह निज्जर, वो गुरवंत सिंह पन्नू जैसे खालिस्तानियों के अटैक होने पे या उनके मारे जाने पे इंडियन गवर्नमेंट को उसमें घसीटने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ यूएस एम्बेसडर जो कि इंडिया में हैं वो एरिक गारसेटी बिल्कुल अलग स्टांस दिखाते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। फिर इंडियन डायस्पोरा के बारे में अच्छी बातें की जाती हैं, फिर रेमिटेंसेस को लेकर तारीफ की जाती है, फिर उसके बाद इंडिया को बोला जाता है कि हम देख रहे हैं कि शायद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए इनको सपोर्ट कर सकें। फिर वहाँ से स्टेटमेंट्स ऐसे आते हैं कि ऑकस में देखा जा रहा है कि इंडिया को इंक्लूड करने की कोशिश होगी। तो ये सारी चीज़ें यूएस जब करता है तो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन जाती है। हालांकि इंडिया ने हमेशा से अपना स्टैंड न्यूट्रल रखा है। जहाँ पे इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी दिखानी थी वहाँ पर इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी दिखाई है, लेकिन जहाँ पर इंडिया को स्ट्रांगली खड़े होना था वहाँ पर इंडिया ने अपना खड़े होकर के अपने आप को बैक किया। जैसे हमने देखा मालदीव्स के केस में इंडिया ने अपने आप को बैक किया और मालदीव्स के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने उल्टा सुल्टा ट्विटर पर पोस्ट डालना, पीएम को क्रिटिसाइज करना, पीएम के बारे में अभद्र टिप्पणियां करना, ये सारी चीज़ें करी। लेकिन इंडिया ने खुद को बैक किया और मालदीव्स देखो अब पूरी तरीके से घुटने पर आ गया। श्रीलंका को आपने देखा किस तरीके से श्रीलंका में सरकार चेंज हुई और पूरी तरीके से श्रीलंका जो है वो अब इंडिया के साथ साइड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक वैसे ही यूएस अगर उसको पूरे इंडियन ओशियन रीजन में रहना है तो उसे इंडिया के साथ अच्छी रिलेशनशिप बना करके रखनी पड़ेगी। सो यूएस ऑल्सो कैन नॉट इग्नोर इंडिया। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो अनअकैडमी टीम ने ना इस बार साल 2023 में यूपीएससी सीएससी 2023 के रिजल्ट में 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए हैं, जिसमें हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 जो थे आदित्य श्रीवास्तव सर, जो कि हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लर्नर थे, वो भी इंक्लूडेड है। तो इस जो हमारी सक्सेस है उसको हम अकेले नहीं सेलिब्रेट करना चाहते, उसको हम अपने व्यूअर्स के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी। हमने क्या किया कि जो यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस 75,000 टू 1 लाख एंड 1.5 लाख हुआ करती थी, उसको हमने कम करके 24,999 कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ इतनी। मतलब आपको इस प्राइस के अंदर में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन
एजुकेशन हमारे टॉप एजुकेटर्स दे रहे होंगे। आपको इस प्राइस में कोर्स को लेने के लिए सिंपल से काम ये करना है कि जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप वर्ल्ड अफेयर्स टाइप कर दीजिएगा विदाउट एनी स्पेस। सिंपल, कैप्स में करना चाहो कैप्स में कर लो, स्मॉल में करना चाहो स्मॉल में कर लो, बस वर्ल्ड अफेयर्स आप टाइप कर देना तो आपको ये प्राइस शो होने लगेगा। अब इस प्राइस में आपको मिलेगा क्या क्या? इस प्राइस में आपको वेरियस बैचेस मिलेंगे, मतलब हर बच्चे को ये सारे बैचेस उसके डैशबोर्ड पे होंगे। वो जिस बैच से चाहे उस बैच से पढ़ सकता है, जिस टीचर से जो सब्जेक्ट चाहता है वो पढ़ सकता है। जैसे सपोज आपको एक इंग्लिश मीडियम का बैच मिलेगा जिसका नाम है आरम बैच। इस बैच में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना। इसमें मृणाल सर, सुदर्शन सर, प्रतीक सर जैसी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी। उसके बाद अगर आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पर ट्राइम बैच है। ट्राइम बैच में आपको सरमत सर और चेतन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी। उसके बाद अगर आप सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास लक्ष्य बैच होगा। लक्ष्य बैच में आपको अनुज सर, मधुकर सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी। उसके बाद एक चीज़ वीडियो को एंड करने से पहले आप ज़रूर से याद रखना कि अभी आपका यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम बहुत क्लोज आने वाला है, तो उसके लिए हमने बिल्कुल एग्जाम इन्वायरमेंट में बैठ करके लिए आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी का ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट प्लान किया है। इसमें एक एक क्वेश्चन जो हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, मृणाल सर, सरमत सर, प्रतीक सर जैसे टॉप एजुकेटर्स जो हमारे हैं, उन्होंने एक एक क्वेश्चन इसमें क्यूरेट किया है। डिफ़िकल्ट, ईजी और मतलब मॉडरेट क्वेश्चंस को मिक्स करके जैसे यूपीएससी में आता है जो पैटर्न, सेम उसी पैटर्न को फॉलो किया है। तो जब आप ये मॉक टेस्ट दोगे उसमें आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी तो आपको पता लगेगा आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। बिल्कुल टाइमिंग भी इस मॉक टेस्ट की वैसी रखी गई है। डेट इसका है 12th में एक टेस्ट है और अगला टेस्ट है 26 में। तो ये दोनों टेस्ट के लिए आप रजिस्टर करिए, लिंक दे दिया हमने डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। और टाइम क्या है? जीएस पेपर जो है वो 9:30 पर होगा और सीसैट पेपर जो है वो 2:30 PM पे होगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।